दोस्तों काफ़ी डिमांड आ रही थी कि तरबूज की फसल में वेस्टेज के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को हम किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। तो इसी विषय को आज हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नए नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक्स के साथ। तरबूज की फसल एक ऐसी फसल है जो कि मेनली इसके फ्रूट के लिए उगाई जाती है, जो कि साइज में काफ़ी बड़ा होता है। इसका जो फ्लैश है वो अंदर से लाल या पिंक कलर का रहता है और इसके अंदर काफ़ी काले रंग के बीज रहते हैं। हालाँकि आज के समय में हम देखते हैं सीडलेस वैराइटीज़ भी आ चुके हैं। जब आप तरबूज खाएँगे तो आपके मुँह में कोई भी बीज नहीं आएगा। और तरबूज एक ऐसा फल है जो कि सिर्फ़ फल के लिए ही नहीं बल्कि इसके जूस के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। जूस काफ़ी अच्छा रहता है हेल्थ के लिए एंड काफ़ी बेवरेजेस में इसको एज़ अ इंग्रीडिएंट भी मिक्स कर लिया जाता है। हमारी कंट्री में अगर मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और हरियाणा, ये कुछ स्टेट्स हैं जो कि मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं हमारी कंट्री में, जहाँ पे कि ज़्यादा तरबूज की खेती होती है। अगर मौसम की बात की जाए तो तरबूज एक गर्म मौसम की क्रॉप है, वार्म सीजन क्रॉप है, जो कि मेनली सब ट्रॉपिकल एंड हॉट एरिड वाले क्षेत्रों में ही की जाती है। अर्थात यहाँ से हमें ये समझना है कि ये फसल अगर हमें करनी है तो हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि वहाँ पे सर्दी वाली कंडीशंस बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि पाला इस फसल के लिए बहुत हानिकारक रहता है, जो कि फसल को बर्बाद कर देता है। हालाँकि जब फल के पकने का समय आता है तो उस समय पे दिन गर्म और रातें अगर ठंडी हों, तो फल में शुगर का कंटेंट इम्प्रूव करने के लिए वो बहुत अच्छा रहता है। यहाँ से हमारे लिए एक चीज़ समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर अलग-अलग स्टेट्स में तरबूज की फसल हो रही है, तो किसी भी स्टेट में तभी होगी जब वहाँ पे से सर्दी वाली कंडीशंस चली जाएँगी। मान लीजिए हम यूपी की बात करेंगे तो सर्दी को जाने में फरवरी तक भी लग जाएगा। तो हो सकता है फरवरी लास्ट मार्च में फिर तरबूज की फसल यूपी के अंदर हो, ताकि जब पाला वगैरह उसके ऊपर ना पड़े। जहाँ तक साउथ इंडिया की बात है तो वहाँ पे ये वाली कंडीशंस जल्दी चली जाएँगी। तो जनवरी में, जनवरी लास्ट में, वहाँ पे इन महीनों में भी इसकी फसल शुरू की जा सकती है, क्योंकि उस समय पे वहाँ पे कोई पाले वगैरह की समस्या नहीं रहती है। अगर मिट्टी की बात करें तो इसको सैंडी, सैंडी लोम इस प्रकार की सॉइल्स के अंदर किया जा सकता है। इवन ब्लैक सॉइल्स में भी इसको उगाया जा सकता है, जहाँ पे कि ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट अच्छा हो। लेकिन तरबूज की फसल एक डिमांडिंग क्रॉप है, इसको न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता तो काफ़ी पड़ती ही है, साथ में पानी की आवश्यकता भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो आम तौर पे देखने के लिए मिलता है कि ये फसल वहाँ पे उगाई जाती है जो कि नदियों के किनारे के क्षेत्र होते हैं। रिवर बेड्स के किनारे लगाई जाती है फसल को, एलुवियल सॉइल्स में इसको यूज़ किया जाता है एंड वहाँ पे इसकी फिर पैदावार भी हमें अच्छी देखने के लिए मिलती है। जैसे यूपी है तो यूपी में गंगा जी के किनारे का जो क्षेत्र है, वहाँ पे इसको हम देख सकते हैं, या बाकी किसी स्टेट में अदर किसी रिवर के किनारे हम ये फसल देख सकते हैं। पीएच लेवल की बात करें तो अगर वो 6 से 7.5 के बीच रहे मिट्टी का, तो वाटरमेलन की खेती के लिए, उपज के लिए बहुत अच्छा रहता है। 2 तरीके से हम तरबूज की खेती कर सकते हैं, या तो हम सीधा बीज को ही खेत में लगा दें और पौधा धीरे-धीरे ग्रोथ कर जाएगा, या फिर दूसरा तरीका होता है कि हम पहले नर्सरी लगा लें, पौध को तैयार कर लें एंड देन पौध को ट्रांसप्लांट करें मेन फील्ड में। दोनों ही तरीकों के अपने अलग-अलग फ़ायदे हैं। हालाँकि अगर प्रोडक्शन की बात की जाए कि दोनों में से प्रोडक्शन किसमें ज़्यादा होगा, तो प्रोडक्शन आम तौर पे दोनों में बराबर ही रहता है। फ़ायदा बस ये है कि मान लीजिए अगर हमारा खेत तैयार नहीं हुआ है, वहाँ पे कोई फसल चल रही है, या फिर अभी वो बीज लगाने के लिए तैयार नहीं है, तो कोई किसान इतने में नर्सरी तैयार कर सकता है, खेत तैयार करेगा, बाद में उसको ट्रांसप्लांट कर लेगा नर्सरी से पौध को वहाँ पे। लेकिन जब हम पौध को ट्रांसप्लांट करते हैं तो तरबूज की जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी सॉफ्ट रहती हैं, पौधा काफ़ी नाजुक रहता है और हमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस की ज़रूरत पड़ती है, तो वही लोग ये ट्रांसप्लांटिंग वाला काम कर सकते हैं जो पूरे एक्सपर्ट हों। अदरवाइज़ पौध को डैमेज हो जाता है और फिर हमारी पैदावार अच्छी नहीं हो पाती है। तो एक तरफ नुकसान भी है और कुछ फ़ायदा भी है कि हाँ, हमें कुछ टाइम मिल जाता है। तो ऐसे में एक्सपर्ट लोग ही ट्रांसप्लांटिंग वाला काम करते हैं। अदरवाइज़ अगर हम बीज को भी डायरेक्टली मिट्टी में लगा लें, तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर भी अच्छी पैदावार आ जाती है। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में और सबसे पहली बात आती है स्टेप नंबर 1 की, जो कि है कि अगर हम खेत तैयार कर रहे हैं तो मिट्टी में शुरुआत में क्या डलवा सकते हैं? बेसल एप्लीकेशन ड्यूरिंग फील्ड प्रिपरेशन। जब खेत तैयार करवाया जाता है तरबूज की फसल के लिए, तो हमें इंश्योर करना पड़ता है कि इसके लिए हमें मिट्टी चाहिए भुरभुरी और जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी हो, क्योंकि पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। तो गोबर की खाद भी रिकमेंड की जाती है शुरू में।
अगर हम सुझाव की बात करें तो 10 से 15 टन प्रति एकड़ तक हम गोबर की खाद डाल सकते हैं। अब उतनी किसान को मिल पाती है कि नहीं मिल पाती है, वो अलग मुद्दा है। वेस्टेज के प्रोडक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे हम एग्री ह्यूमिक ग्रैन्युअल्स, एग्री प्रोटेक्ट एंड एग्री 82 का प्रयोग करवा सकते हैं। 1 एकड़ के लिए एग्री ह्यूमिक ग्रैन्युअल्स की मात्रा 5 किलो रहती है, एग्री प्रोटेक्ट 300 से 500 ग्राम रहता है एंड एग्री 82 150 ml रहता है। तो ये जो तीनों ही प्रोडक्ट हैं, इनको हम गोबर की खाद में मिला के भी प्रयोग करवा सकते हैं। और या फिर अगर हमें गोबर की खाद अवेलेबल नहीं हो पा रही है तो ऐसे में हम इनको किसी फर्टिलाइजर में मिला के भी प्रयोग करवा सकते हैं। ये वाले प्रोडक्ट स्पेशली बहुत अच्छे रहते हैं जिससे कि हमारी मिट्टी जो है भुरभुरी बने। ह्यूमिक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाने में, उसको भुरभुरा बनाने में। 82 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करने में, ताकि तरबूज की फसल वहां पे अच्छी की जा सके। एग्री प्रोटेक्ट का रोल होता है कि तरबूज की एक ऐसी फसल है जिसमें फफूंद की बीमारियां काफी आ जाती हैं आगे चल के। तो प्रोटेक्ट वो प्रोडक्ट है जो कि फसल को बीमारियों से बचाने का काम करेगा, चाहे फिर वो मिट्टी जनित रोग हो, चाहे फिर वो बीज जनित रोग हो। तो ये तीनों प्रोडक्ट्स का प्रयोग हम शुरू में करवा सकते हैं खेत को तैयार करते समय। खेत हमारा तैयार हो जाता है इन प्रोडक्ट्स को यूज करने के बाद, चाहे हमने इसको गोबर की खाद के साथ डाला हो, चाहे किसी अन्य फर्टिलाइजर के साथ डाला हो। खेत तैयार है तो उसके बाद अगर हम चाहे तो डायरेक्टली बीज लगा सकते हैं, तो हम सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। या फिर कुछ लोग जो नर्सरी लगाते हैं, नर्सरी से पौध को उखाड़ के ट्रांसप्लांट करते हैं, तो वो पौध उपचार भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन हम लोगों के पास हैं कि अगर हमें बीज उपचार करना है तो हम बीज उपचार कर लें एग्री ह्यूमिक और एग्री प्रोटेक्ट के साथ में। एग्री ह्यूमिक की मात्रा रहती है 5 ml प्रति किलो, एग्री प्रोटेक्ट की मात्रा रहती है 5 ग्राम प्रति किलो। तो डायरेक्टली हम बीज के ऊपर कोटिंग कर सकते हैं। हालांकि अगर हमें थोड़ा बहुत पानी की आवश्यकता पड़े ताकि अच्छे से ये प्रोडक्ट्स मिक्स हो जाए बीज के साथ, तो हम उसका भी प्रयोग कर सकते हैं जरूरत के हिसाब से। दूसरी तरफ अगर हमें पौध उपचार करनी है तो हम इन प्रोडक्ट्स का सॉल्यूशन बना सकते हैं। एग्री ह्यूमिक 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से, एग्री प्रोटेक्ट 5 से 10 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। तो सॉल्यूशन हमने बनाया, पौध को उखाड़ा नर्सरी से, जड़ों को उसमें 10 से 15 मिनट के लिए डिप किया एंड देन फिर हमने उसकी रोपाई कर दी, ट्रांसप्लांटिंग कर दी। तो अगर हम बीज उपचार कर रहे हैं तो हमें फायदा मिलेगा कि बीजों का अंकुरण बहुत अच्छे से होगा, उसका जमाव बहुत अच्छे से होगा, बीज जनित रोग नहीं आएंगे हमारी फसल में। जड़ों का अगर हम उपचार कर रहे हैं तो भी जड़ों का विकास अच्छे से होगा, पौधे का जमाव अच्छे से होगा और फिर उसमें मिट्टी से उत्पन्न होने वाले या जड़ों में लगने वाले कोई भी फफूंद के रोग नहीं आएंगे। तो दोनों ही ऑप्शन हमारे पास हैं। आपने बीज उपचार किया, बीज लगा दिया, तब फसल धीरे-धीरे ग्रोथ करनी स्टार्ट करेगी, या आपने जड़ उपचार करके पौध लगा दी तो अब आगे फसल ग्रोथ करना स्टार्ट करेगी। फसल लगाने के बाद आपने एक बार प्लांटिंग हो गई, उसके 15 से 25 दिन के अंतराल पे आप तीसरा स्टेप का प्रयोग करवा सकते हैं और तीसरा स्टेप है कि हम स्प्रे करवा सकते हैं एग्री ह्यूमिक का, एग्री प्रोटेक्ट का और एग्री 82 का। 15 लीटर के टैंक से अगर हम लोग स्प्रे करवा रहे हैं तो उसमें एग्री ह्यूमिक की मात्रा रहती है 30 ml, एग्री प्रोटेक्ट की रहती है 30 ग्राम एंड एग्री 82 की रह सकती है 10 ml तक। ये वाला स्प्रे बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्री ह्यूमिक, एग्री 82 जब हम स्प्रे करवाते हैं तो ये इंश्योर करता है कि हमारा जो पौधा है उसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो, मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व उसको अच्छे से मिल जाए, पौधा जो है वो विभिन्न प्रकार के स्ट्रेस से, तनावों से लड़के अच्छे से ग्रोथ कर सके। 82 एक्टिवेटर, वेटर एंड स्प्रेडर का काम भी करता है। यहाँ पे एग्री प्रोटेक्ट को इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें फफूंद की समस्याएं काफी आती हैं। तो हो सकता है किसी व्यक्ति ने बीज उपचार में प्रोटेक्ट का प्रयोग ना किया हो या जड़ उपचार में ना किया हो या फिर इवन फर्स्ट स्टेप में मिट्टी में भी ना किया हो, तो इस समय पे वो एग्री प्रोटेक्ट को स्प्रे के माध्यम से प्रयोग करवा सकता है ताकि फसल में आगे जाके बीमारियां ना आए। अगर किसी ने पहले से मिट्टी में और बीज उपचार में प्रोटेक्ट का प्रयोग करवा लिया था तो फिर आप इस स्टेप में प्रोटेक्ट को स्किप भी कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, आपको जैसे भी कंडीशन फील्ड में नजर आती है उस हिसाब से। इसके बाद स्टेप नंबर 4 आता है एंड स्टेप नंबर 4 है प्लांटिंग के 30 से 40 दिन के बाद। ऐसे समय पे हम लोग प्रयोग करवा सकते हैं एग्री नैनोटेक, एग्री मॉस एंड एग्री 82 का। अगर हम 15 लीटर के टैंक से स्प्रे कर रहे हैं तो एग्री नैनोटेक की मात्रा हो जाती है 30 ग्राम, एग्री मॉस की 20 ml एंड एग्री 82 की 10 ml। इनको हम जब स्प्रे करते हैं तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये मिलता है कि अब यहाँ पे फ्लावरिंग की कंडीशन आने वाली होती है, तो फूल बहुत अच्छे से बने, मेल फ्लावर भी बने, देन फीमेल फ्लावर्स भी अच्छे से बने, उनका पॉलिनेशन अच्छे से हो सके, वहां पे फिर फ्रूट अच्छे से बन सके।
उसके लिए एग्रीमॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रूट की क्वालिटी बहुत अच्छी बने उसके लिए नैनोटेक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका साइज अच्छा बने, शेप अच्छी आए, कलर अच्छी आए, फटे नहीं। एग्री 82 वेटर एक्टिवेटर स्प्रेडर का काम करता है। एंड देन इसके बाद बात आती है स्टेप नंबर 5 की, जो कि यूज किया जाता है जब फसल को प्लांट किए हुए लगभग 40-45 दिन हो चुके होते हैं। यहाँ पे हम प्रयोग करवा सकते हैं नैनोटेक गोल्ड और 82 का। 15 लीटर के टैंक से अगर हम लोग स्प्रे कर रहे हैं तो नैनोटेक 30 ग्राम, एग्री गोल्ड 20 ग्राम और एग्री 82 10 ml के हिसाब से हम लोग मिला के उसमें प्रयोग करवा सकते हैं। ये वाला स्प्रे भी जो किया जाता है ये फ्रूट की क्वालिटी, साइज, शेप, कलर, टेस्ट, इन चीजों को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। उसको किसी मौसम से पड़ने वाले स्ट्रेस से बचाने के लिए किया जाता है। एंड अगर आपने शुरू के 4 स्टेप कर लिए थे प्रयोग, तब ऐसे में आप ये 5वां स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई शुरू वाले स्टेप से स्टार्ट नहीं कर पाया था, कोई स्टेप नंबर 3 से स्टार्ट कर रहा है डायरेक्टली, तो फिर आप 3, 4, 5 वाले स्टेप्स भी कर सकते हैं। एटलीस्ट हम 3 से 4 स्टेप इन 5 में से जरूर करें, ताकि हमें फसलों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स वहाँ पे देखने के लिए मिल सकें।